नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। वैसे बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती हैं, आमजन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाए। तो चलिए आज की कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से। नानी परनानी थी तवायफ, पर माँ बानी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार। दिलीप कुमार से शादी से पहले ऐसी थी सायरा बानो की जिंदगी। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो बॉलीवुड के खूबसूरत अदाकारा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी नानी और परनानी तवायफ थी और उनकी माँ बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार थी। 70 के दशक में सायरा बानो का सिक्का चलता था। वो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। वो न सिर्फ बेहतरीन अदाकारा थी बल्कि बेहद पढ़ी लिखी एक्ट्रेसेस थी। सायरा की मां नसीम बानो ने उन्हें लंदन में पढ़ाया था। सायरा बानो की मां नसीम बानो बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार थी, लेकिन ये मुकाम पाने के लिए नसीम बानो ने बहुत संघर्ष किया। उनकी मां और नानी तवायफ थी। उस जिंदगी से निकलकर फिल्मी पर्दे पर आना और सुपरस्टार बनने की राह बहुत मुश्किल थी। नसीम बानो की मां छमियाबाई उर्फ शमशाद बेगम एक तवायफ थी और दिल्ली में उनका खुद का एक कोठा था। वो बेहद खूबसूरत थी और उनका कोठा बहुत मशहूर था। अंग्रेज और नवाब उनके कोठे पर अपना दिल बहलाने आया करते थे। नौशाद अली नाम के राइटर की किताब दिल्ली टू हसनपुर एक यात्रा में बताया गया है कि 1890 के दशक में शमशाद बेगम का जन्म कोठे में हुआ। उनकी मां जुम्मन बाई उस कोठे में तवायफ थी और जब वो महज 7 साल की थी तब उनके पिता ने ही उन्हें इस कोठे में बेचा था। पिता को बेटी बोझ लगती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को हसनपुर के एक कोठे में बेच आए थे। जुम्मन कई बार कोठे से घर भागने की कोशिश कर चुकी थी, जिससे तंग आकर कोठे के मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिससे वो अपने घर न भाग पाए। दिल्ली में जुम्मन कैद हो गई और जुम्मन बाई बन गई। 13 साल की उम्र से जुम्मन से तवायफ के तौर पर काम कराया जाने लगा। उन्होंने इसे अपनी तकदीर मान लिया और 18 साल की उम्र में कोठे में काम करने वाले रतन सिंह से जुम्मन की एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया शमप्रसाद। शमप्रसाद आगे चलकर छमिया बाई नाम से मशहूर हुई। छमिया 13 साल की हुई तो वो भी नाच गाने के काम में लग गई। उन्हें संगीत और नृत्यों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और वो बेहद खूबसूरत थी। देखते ही देखते लोग उनके फैन बन गए और दूर दूर से उनके पास जी बहलाने आते थे। उनकी खूबसूरती के एक कदरदान उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद खान वो छमिया के इस कदर दीवाने थे कि मनचाही रकम देकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर एक अंग्रेज अफसर से उनकी तन गई। छमिया की मां जुम्मन बाई ने फिर कहा कि जो बड़ी बोली लगाएगा वो छमिया को ले जाएगा। हसनपुर के नवाब ने सबसे बड़ी बोली लगाई और छमिया उनके साथ चली गई। हसनपुर के नवाब ने उन्हें अपने दूसरे बांग्ला में मिस्ट्रेस के तौर पर रखा और यही उनकी बेटी रोशन आरा बेगम का जन्म हुआ। यह बेटी आगे चलकर नसीम बानो के नाम से पॉपुलर हुई। नसीम का बचपन से सपना था कि वो फिल्म एक्ट्रेसेस बने और इसी सपने को लिए वो एक बार मां के साथ शूटिंग देखने मुंबई पहुंची। फिल्म मेकर सोहराब मोदी ने नसीम को देखा और उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। अपनी मां को मनाकर पढ़ाई बीच में छोड़कर नसीम मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके बाद नसीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक से एक फिल्मों में काम किया और उनके पास काम की लाइन लग गई। नसीम आगे चलकर भारत की पहली महिला सुपरस्टार बनी। नसीमों ने फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े एहसानुल हक नाम के शख्स से शादी की और इनकी बेटी के रूप में पैदा हुई सायरा बानो। सायरा बानो के एक भाई भी हुए जिनका नाम सुल्तान रखा गया। सायरा बानो 23 अगस्त को मसूरी में पैदा हुई थी। सायरा के जन्म के 3 साल बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनके पिता पाकिस्तान चले गए। सायरा की मां का काम मुंबई में था, इसलिए उन्होंने भारत छोड़कर जाने से मना कर दिया। नसीम अपनी बेटी सायरा के साथ यही रही और वहाँ पाकिस्तान में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। यहाँ नसीम अच्छे पैसे कमाने लगी थी और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया।
सायरा को बचपन से ही फिल्में अट्रैक्ट करती थी। वो माँ की फिल्में देखा करती थी और उनकी तरह ही एक्ट्रेसेस बनना चाहती थी। उस समय दिलीप कुमार भी फिल्मी दुनिया में अपनी पकड़ बनाने लगे थे। नसीम मानो और दिलीप कुमार ने साथ में कई फिल्में की थी और दोनों दोस्त भी थे। सायरा जब भी भारत आती थी यहाँ की फिल्में देखा करती थी। सायरा बानो बचपन में दिलीप कुमार से शादी के सपने देखती थी। उन्हें दिलीप कुमार पर क्रश था, लेकिन उस वक्त उन्हें पता भी नहीं था कि आगे चलकर उनकी शादी भी दिलीप कुमार से ही होगी। राजेंद्र कुमार से हुआ था सायरा को इश्क। सायरा को बचपन में तो दिलीप कुमार पर क्रश था, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उन्हें खुद से 16 साल बड़े एक्टर राजेंद्र कुमार से प्यार हो गया। राजेंद्र पहले से शादीशुदा थे और बच्चे भी थे उनके, मगर सायरा और राजेंद्र करीब आने लगे। राजेंद्र ने अपनी पत्नी से तलाक लेकर सायरा से शादी करने का वादा भी किया था, मगर सायरा की मां नसीम नहीं चाहती थी कि सायरा ऐसे इंसान से शादी करे जो दूसरे धर्म का हो और पहले से शादीशुदा हो। नसीम बानो ने सायरा को बहुत समझाया, यहाँ तक कि अपने दोस्त दिलीप कुमार से भी उन्हें समझाने के लिए कहा, लेकिन सायरा किसी की बात नहीं सुनती थी। मगर जब बाद में राजेंद्र कुमार ने उनका दिल तोड़ दिया और सायरा के बर्थडे पर अपने पत्नी के साथ पहुंचे तो उनका दिल टूट गया था। दिलीप कुमार जब उन्हें समझाने लगे कि तुम खूबसूरत हो, समझदार हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा, तो उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि तो फिर आप ही कर लीजिए मुझसे शादी। ये सुनकर दिलीप कुमार सख्त होकर गए, मगर बाद में उन्होंने सायरा से शादी के लिए हाँ कर दी। सायरा भी राजेंद्र कुमार से खफा थी और गुस्से में उन्होंने दिलीप कुमार से शादी के लिए हाँ कर दी थी, मगर बाद में वो दिलीप की ऐसी दीवानी हुई कि लोग उन्हें मोहब्बत की मिसाल देने लगी। जब दिलीप कुमार ने कर ली थी दूसरी शादी, सायरा बानो और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं हो रही थी। एक बार सायरा प्रेग्नेंट हुई थी, मगर उनका मिसकैरेज हो गया था। दिलीप की बहनों ने उनसे दूसरी शादी करने को कहा और दिलीप कुमार ने 1980 में सायरा से शादी के 16 साल बाद एक और शादी कर ली। दिलीप ने अस्मा रहमान से ये शादी की थी और जब सायरा को ये बात पता चली तो वो सायरा से अलग अस्मा के साथ रहने लगे थे। दिलीप कुमार ने मीडिया में हमेशा इस बात को झुठलाया था कि उन्होंने दूसरी शादी की है। हालांकि बाद में अपनी बायोग्राफी में उन्होंने इस बात को माना और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कहा था। बाद में दिलीप सायरा के पास वापस गए थे। सायरा ने भी उन्हें माफ कर दिया था और अंत तक उनकी सेवा की थी। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने सायरा बानो की ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को साथ में लेकर। धन्यवाद साथियों।